कई बार राजनीति में कही गई एक बात सिर्फ एक बात नहीं होती, वो इतिहास के उन पन्नों को खोलने वाली चाबी बन जाती है जो शायद कहीं दबे हुए थे। आज हम एक ऐसे ही बयान की तह तक जाएंगे और उन राजनीतिक और ऐतिहासिक धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो दिखाते हैं कि आज के शब्दों की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। ये बयान दिया डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने। इन शब्दों ने आप कह सकते हैं कि पूरे देश में एक बहस की आग लगा दी। सनातन धर्म, जिसे करोड़ों लोग एक शाश्वत जीवन पद्धति मानते हैं, उसकी तुलना सीधे सीधे मच्छरों और बीमारियों से कर दी गई। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ एक पल में दिया गया बयान है या इसके पीछे एक सदी पुरानी विचारधारा की गूंज है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की सोच आती कहाँ से है, इसके बीज कहाँ बोए गए थे। जवाब के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, करीब 100 साल पहले, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में एक नए राजनीतिक आंदोलन की नींव रखी जा रही थी। आइए इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। वो दौर था ब्रिटिश राज का और जगह थी मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक का कुछ हिस्सा। यहीं पर वो वैचारिक जमीन तैयार हुई जिस पर आज की डीएमके की राजनीति खड़ी है। तो देखिए, ये जो सफर है ये शुरू होता है 1917 में जस्टिस पार्टी के साथ। फिर वक्त के साथ यही पार्टी द्रविडर कड़गम बन जाती है और फिर 1949 में इसी में से निकलकर बनती है डीएमके। ये जो राजनीतिक एवोल्यूशन है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, पार्टियां तो बदलती हैं पर विचारधाराएं अक्सर विरासत में मिलती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जस्टिस पार्टी सोचती क्या थी। कहा जाता है कि ये बड़ी ही अनोखी पार्टी थी। इसका निशाना अंग्रेज नहीं बल्कि ब्राह्मण, उत्तर भारतीय और हिंदी भाषा थे। उन पर यह भी आरोप लगता है कि वो ब्रिटिश शासन के हिमायती थे और चाहते थे कि अंग्रेज भारत में ही रहें। मतलब एक ऐसी सोच जो उस दौर में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से एकदम उल्टी थी। और कहानी में एक और एंगल है, एक ऐसा दावा जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जस्टिस पार्टी को बनाने में चर्च का एक बहुत बड़ा हाथ था और ये असल में अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को ही आगे बढ़ाने का एक जरिया थी। चलिए, अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट और हम सीधे आज के दौर में आ पहुंचते हैं। ये ट्विस्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डीएमके के रिश्ते का। एक ऐसा रिश्ता जो कभी दुश्मनी की मिसाल था और आज दोस्ती की। सच कहूं तो ये भारतीय राजनीति के सबसे बड़े यूटर्न्स में से एक था। सोचिए, एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी हत्याकांड में नाम आने के बाद डीएमके को सत्ता से दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और फिर 2004 आते आते सब कुछ बदल गया। वही दुश्मनी एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन बन गई जिसने सबको चौंका दिया। और इस गठबंधन के मकसद को लेकर भी कई बार चौंकाने वाले बयान सामने आए। जैसे 2022 में तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने जो कहा, उसे भी इसी कहानी की एक कड़ी के तौर पर देखा जाता है, जो इस गठबंधन के एक कथित एजेंडे की तरफ इशारा करता है। तो जब हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, जस्टिस पार्टी की सोच, फिर डीएमके का बनना और फिर कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है। ये तस्वीर एक ऐसे दावे की है जो एक बहुत बड़े और लंबे खेल की तरफ इशारा करता है। इसी पूरी कहानी को और पुख्ता करने के लिए 2018 में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान का भी जिक्र होता है। इस बयान को कुछ इस तरह से देखा जाता है कि सनातन धर्म का मजबूत होना कुछ राजनीतिक गठबंधनों के लिए चिंता की बात है। और यहीं आकर ये पूरी बात एक बहुत बड़े दावे पर टिक जाती है। दावा ये है कि ये जो पूरा राजनीतिक मूवमेंट है, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय राजनीति नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही है, जिसे चलाने का आरोप चर्च पर लगाया जाता है। और इसका मकसद भारत का जो हजारों साल पुराना सांस्कृतिक और धार्मिक ताना बाना है, उसे हमेशा के लिए बदल देना। और इस कथित एजेंडे के 3 स्टेप्स बताए जाते हैं। स्टेप 1, भारत की जो अपनी संस्कृति और धर्म है, उसे अंदर से खोखला करना। स्टेप 2, भाषा और क्षेत्र के नाम पर तमिलनाडु को पूरे देश से तोड़ने का माहौल बनाना। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, एक अलग ईसाई देश बनाना, ठीक वैसे ही जैसे ईस्ट तिमोर और दक्षिण सूडान बना। ये सब जानने के बाद आखिर में बस एक ही बड़ा सवाल मन में उठता है, और वो ये कि क्या इतिहास वाकई में कभी खत्म होता है या वो बस अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता रहता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है
कि कैसे 100 साल पुरानी विचारधाराएं आज भी हमारे राजनीतिक फैसलों और भाषणों में जिंदा हैं और हमारे आज और आने वाले कल पर असर डाल रही हैं।